नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के जाने-माने डॉक्टर रवि जोशी। स्वागत है डॉक्टर हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार भैया। आज पुनः आपने बुलाया मुझे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द हम कुछ और अच्छी खबरों के साथ आपके दर्शकों से मिले। चलिए तो फिर खबरों की खबर, कोरोना की खबर से ही रूबरू होते हैं। आप बताइए क्या हालात हैं? हालात देखा जाए तो सर मैनेजमेंट की दृष्टि से काफी सुधार है। बहुत बड़े बड़े सेंटर जैसे राधा स्वामी, सेवा कुंज, उन सब के इंदौर में आने से हमें मरीजों को काफी सुविधा मिली है। काफी सारे हॉस्पिटल्स ने अब कोविड केसेस एक्सेप्ट करना चालू कर दिए और सरकार के हम माननीय लालवानी जी के प्रयासों से ऑक्सीजन का संकट भी बहुत हद तक सॉल्व हुआ है। बीमारियों में जो दवाइयों की उपलब्धता बीच में प्रॉब्लम बन गई थी, वो भी काफी हद तक अपने कलेक्ट्रेट की सक्रियता से काफी हद तक पेशेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो अच्छी बात यह है कि आज भी इंदौर, जहां आसपास मालवा, राजस्थान, गुजरात के लिए एक रेफरिंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे इलाज के साथ में पलंगों की सुविधा और दवाइयों की उपलब्धता भी धीरे धीरे सुनिश्चित की जा रही है। सर आईसीयू की क्या पोजीशन है? आईसीयू फुल है सर। आपने बिल्कुल क्या कहते हैं नस की बात पकड़ ली। आईसीयू अभी भी फुल है। गंभीर मरीजों की संख्या है आईसीयू में। आश्चर्य की बात या फिर एक विचित्र बात इस बार की ये है कि मरीज जो आईसीयू में जा रहे हैं, उनके इलाज में जो कन्वेंशनल उपचार है, जैसे रेमडेसिविर के इंजेक्शन और टोसी तक के इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, पर इस बार वो रिस्पॉन्स रेट नहीं मिल रहा है जो हमें पहले मिला करता था। ये एक थोड़ा बदलाव बीमारी में सीवियर केसेस में देखने को मिला है और आईसीयू में मरीजों का स्टे बढ़ गया है। करीबन ऑन एन एवरेज 2 से 3 हफ्ते लग रहे हैं मरीजों। सर आपने बात अच्छी कही और साथ में जानकारी भी दी कि टोसी और रेमडेसिविर का इम्पैक्ट वैसा नहीं जैसा पहला हुआ करता था। इसके पीछे कारण क्या है? ये एक समझदार वायरस है। समझदार मतलब मैं नेगेटिव वे में बोलना चाहूंगा, पर ये वायरस कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है अपने आप को, और जहां जहां हम जिस जिस ट्रीटमेंट पद्धति से इसके खिलाफ सक्सेस पाते हैं, 3 से 4 महीने में वो ट्रीटमेंट पद्धति इस वायरस पे अप्लाई नहीं होती। शायद इस वायरस का जो रैपिड म्यूटेशन होता है, वो उन स्ट्रेन्स को ज्यादा बढ़ावा देता है जो इन चीजों को सरपास कर जाती है। ये इसको हम यूं समझते थे कि पहले जो साधारण गोलियां थी उसके खिलाफ कीटाणु इजीली ठीक हो जाते थे, पर आजकल वो साधारण दवाइयों से ठीक नहीं होते, रेजिस्टेंस हो जाता है। कहीं ना कहीं इस वायरस में भी म्यूटेशन के द्वारा रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी मैं मानता हूँ हो रही है। आईसीयू में जब पेशेंट आ रहा है और इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही कि जो इस समय आपने कहा कि जो थेरेपी है रेमडेसिविर या प्लाज्मा या टोसिलजुमेब, ये अगर इफेक्टिव नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है। अच्छा ऑक्सीजन मरीज को प्रदान करना, उसके वाइटल्स को मेंटेन करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करना, जो बेसिक पिलर हैं कोविड मैनेजमेंट के, यानी खून पतला करने वाली दवाइयां जी। जिनको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन कहा जाता है, या हिपेरिन का इस्तेमाल करना, और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना, यही है जो कोरोना में अभी वाकई में संजीवनी का काम कर रहे हैं। सर आपने दो बातें कही, ये अच्छी ऑक्सीजन और स्टेरॉइड का इस्तेमाल। इन दोनों ही चीजों का कितना योगदान ब्लैक फंगस में? बिल्कुल भैया, मतलब ब्लैक फंगस तो पिछले 1 महीने में कोरोना से ज्यादा भयावह रूप में आया है। ऑक्सीजन का एक पोस्टुलेशन है कि ऑक्सीजन के द्वारा जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन के जो पानी एपरेटस है, उसमें दूषण की वजह से वायरस फंगस का इन्फेक्शन होता है। ये अगेन दीज आर ऑल थ्योरीज, कुछ भी चीज सब्सटेंशिएटेड नहीं है। पर अधिकांश अस्पतालों में जो रिकमेंडेड है वो ये है कि ऑक्सीजन के जो कॉन्सेंट, ऑक्सीजन के जो कनेक्टर्स हैं, उसमें जो पानी है वो स्टरलाइज्ड ही हमें डालना चाहिए, और वही हो भी रहा है। कम से कम स्टैंडर्ड अस्पतालों में तो यही हो रहा है। और इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि वो कोविड जिन्हें 10 से अधिक लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें बाईपेप या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उनमें स्टेरॉइड्स देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना कोविड का इलाज करीब करीब असंभव है। क्या लगता है ये ब्लैक फंगस जो निकल कर आया है, आप इसके अभी प्रूवन नहीं है कि ये जो ऑक्सीजन सप्लाई मीटर में जो पानी है उसकी वजह से है या स्टेरॉइड की वजह से है, तो ऐसी स्थिति में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ भी रहे हैं, तो क्या उसके लिए अल्टरनेट क्या किया जा रहा है?
देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगस है जिसको हम म्यूकोर माइकोसिस नाम से बोलते हैं साइंटिफिकली। और म्यूकोर का जो फंगस है उसके लिए कोई भी प्रोफाइलैक्सिस नहीं है। ये सामान्यतः आप में और मुझ में अभी भी विराजमान है। पर जैसे ही अपनी इम्यूनिटी डाउन होती है, ये फंगस एक खराब और रुद्र रूप ले लेता है और बहुत ही भयावह तरह से खून की नसों में जाके उनको ब्लॉक कर देता है। नाक, आंख, दिमाग, साइनस, यहाँ तक कि हड्डियों तक को गलाने लगता है। इसे प्रिवेंट करने का फैक्चुअली कोई भी तरीका नहीं है। हाँ, इसकी जल्दी पकड़ बना लें, ये देख लें कि उसके लक्षण अगर आ रहे हो तो अपन जल्द से जल्द अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास प्रेजेंट करें। तो इसके ट्रीटमेंट को लेकर भी काफी सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से रेमडेसिविर या टोसिलजुमेब की अनुपलब्धता थी या कमी थी, वैसी ही स्थिति इसके ट्रीटमेंट को लेकर भी आ रही है। तो कितना आप भी जूझ रहे हैं इस परेशानी से? देखिए, पहले जो बीमारी आपको साल में 2 केस मिला करते थे, अब एक दिन में 2 से 3 केस देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक डॉक्टर जो कोविड के इलाज में है, वो आजकल म्यूकोर के केसेस से जूझ रहे हैं। उसकी दवाइयों की मुश्किल से उपलब्धता होती है, हो जाती है। पेशेंट सुबह से दोपहर न लेके सुबह से शाम तक तो दवा उसको मिल ही जा रही है। और उस दवाई के अनेक रूप हैं, 3-4 प्रकार की दवाइयां हैं जो इसके उपयोग में लाई जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर वो फंगस एक बड़े रूप में आपको एमआरआई में पहचान में आ जाए तो उसकी सर्जरी होना बहुत आवश्यक होती है। तो सर्जरी और मेडिकल मैनेजमेंट दोनों के साथ में इस फंगस से बिल्कुल निजात पाया जा सकता है। तो फिर भी ऐसा देखने में आ रहा है कि लगभग इस समय ब्लैक फंगस वाले जो मरीज हैं उनमें से कुछ की मौत हो रही है, और अगर एवरेज में देखें तो थोड़ी सी ज्यादा है। तो उसके पीछे क्या कारण, पकड़ जल्दी नहीं कर पा रहे, यही कारण है? क्या रहता है भैया कि ये जो वायरस है, जो कुख्यात ब्लैक फंगस, ये लो इम्यूनिटी का वायरस है, यानी कि मरीज की इम्यूनिटी डाउन होती है। तो हम ये भी ना भूलें कि ये कोविड के मरीजों को अफेक्ट कर रहा है आजकल। ऑलरेडी वो मरीज जो खुद जीवन और मौत में जूझ रहे हैं, तो इन मरीजों में ये एक ऐसा धक्का देता है कि उस मरीज को बचा पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और निश्चित रूप से ये जो कॉम्प्लिकेशन उभर के आया है, ये कोविड के मरीजों में जिन जिन में होता है, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन बन के आया है। सही कहा आपने, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक विषय है। पर फिर हम कोरोना की तरफ लौटते हैं सर, और आईसीएमआर या डब्ल्यूएचओ या तमाम सारे रोज एक नई गाइडलाइन जारी कर देते हैं। कभी रेमडेसिविर को इसके ट्रीटमेंट की सूची से बाहर करते हैं, कभी प्लाज्मा थेरेपी को बाहर करते हैं। ऐसे तमाम सारे चीजें आती रहती है। तो इसको लेकर क्या कहते हैं आप? लोगों में भ्रांतियां हैं इसको लेकर। मेरा मानना है कि अधिकांशतः जो, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, पर ये क्योंकि एक शोध का विषय है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो फिजिशियन, यानी कि वो पर्सन जो आपकी देखभाल कर रहा है, वो ही आपका बेस्ट जजमेंट कर सकता है। कोई भी कोविड के 2 मरीज एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो एक ब्रॉड गाइडलाइन दी जाती है, अगर मैं इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं इकट्ठे 5 प्रकार के स्ट्रेन के मेरे 5 मरीज हो। तो किसी में कोई पद्धति लागू है, किसी में कोई पद्धति लागू है। ये कहना कि कोई पद्धति लागू नहीं है, ये बतौर डॉक्टर मैं एग्री नहीं करता हूँ। कई मरीजों को मुश्किल सिचुएशन में रेमडेसिविर ने बचाया है। कई पनपते हुए इन्फेक्शन को प्लाज्मा ने उस अग्नि को बखूबी शांत किया है। कई केसेस में टोसिलिजुमेब वाकई में जीवन मतलब बचाने वाली दवाई साबित हुई है। तो ये केस टू केस वाली बात है। तो मैं किसी बहुत बड़ी बॉडी को क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, मैं भी उसके अधीन आता हूँ। पर इतना है कि एक फिजिशियन जो पेशेंट के सराहनीय है, उसका डिसीजन फाइनली मान्य होना चाहिए। जो अपने मरीज के हित में कर रहा है, उसे उसको करने की आजादी होनी चाहिए। डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी कई सारे पेशेंट्स जिनका इलाज होते हुए देखा है, सुना है, उसमें यही निकल कर आया है कि किसी के लिए रेमडेसिविर बहुत इफेक्टिव है और किसी के लिए टोसिलजुमेब भी इफेक्टिव नहीं रहा। तमाम सारी चीजें निकल कर आई है। बहरहाल इस समय जो कोरोना को आप देख रहे हैं, जो नया स्ट्रेन आया है, पहले स्ट्रेन को भी आपने डील किया है, और मुझे ये आप सब लोगों को बताते हुए बहुत खुशी है और गर्व की बात है कि डॉक्टर रवि जोशी ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर, आपका अनुभव क्या कहता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो पहिया गोल मतलब रहता है भैया, और कहीं ना कहीं घूम फिर के हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे शायद फरवरी 2020 में हम थे, जहाँ पे एक साधारण सोच ये बनी थी कि साधारण इलाज ही या बेसिक वायरल ट्रीटमेंट जो होता है कि मरीज को आप आइसोलेट रखें, उसके बुखार को संभाल लें,
उसको अच्छा पानी पिलाएं, उसको बेसिक दवाइयां दी जाए, उसको बहुत अत्यधिक ट्रीटमेंट न दिया जाए। कहीं ना कहीं ये तो एक स्थापित बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना दो ऐसी कड़ियां हैं जिसने कोरोना में अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी बेसिक फीवर कंट्रोल है पैरासिटामोल के द्वारा। तीसरा और जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ वो ये है अर्ली पहचान और जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। कोई भी मेडिसिन अगर चिकित्सकीय देखभाल में दी जाए तो निश्चित रूप से फायदा ज्यादा की जाती है। आपको डॉक्टर को आपको ट्रीट करने का मौका ज्यादा देना चाहिए बजाय वो कीमती वक्त अपने घर पे बिताने के। चौथी बात, बहुत सारी दवाइयां कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, इसलिए उन दवाइयों को लेके बहुत परेशान होना, 10 रुपए की चीज के 100 रुपए देके उस दवाई को लेके आना और ये मन में रखना कि साहब बस मेरे मरीज को ये लग गया तो बच जाएगा, अगर हम इस मानसिकता से बाहर आ जाएं तो शायद कोविड के मरीज मानसिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी फायदे में रहेंगे और उनके इलाज करने वाले डॉक्टर को भी एक मानसिक शांति रहेगी। डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें से एक चीज निकल कर आती है और एक सवाल भी मेरा निकल कर आता है कि कोरोना पेशेंट्स के लिए मानसिक रूप से स्ट्रांग होना कितना जरूरी है? मेरे ख्याल से भैया आप और मैं कई बार ऐसे कुछ केसेस में सम्मिलित रूप से इन्वॉल्व रहे हैं जहाँ पे मनोबल बढ़ाना ही उनका उपचार आखिरकार साबित हुआ था। तो मनोबल बढ़ाना इज द बिगेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एनी पेशेंट एनी डिजीज इन द वर्ल्ड। इसीलिए मेरे अभी अभी एक बहुत ही मतलब इस शहर के सम्मान्य व्यक्ति, उनका नाम नहीं लूंगा, उन वो अभी कोरोना के बाद की जो फाइब्रोसिस वाली स्थिति से उससे ग्रस्त हुए थे। आए दिन उनकी स्थिति में गिरावट आ रही थी, पर उस दिन उनकी रिपोर्ट्स देख के मेरा चेहरा भी खिन्न हो गया। तब उन्होंने मुझे बुलाया, उनका मास्क हटाया और बोले डॉक्टर साहब मुझे पता है दवाइयां असर नहीं कर रही है, बट अपने चेहरे से वो मुस्कान और आपके द्वारा दी हुई आपकी वो उम्मीद आप मुझसे मत छीनना, क्योंकि शायद आपकी दवाई से ज्यादा ये दो चीजें अगर मुझे एक दिन का भी जीवन दे गई तो मैं आपको धन्य करूंगा। तो मेरा यही मानना है सर कि वाकई में पॉजिटिविटी, मानसिक संतुलन, अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा, ये दो तीन ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर पेशेंट के बीच की बात है, इसमें कोई भी नहीं आ सकता है। और अगर ये बन गई तो सुनिश्चित रूप से मरीज घर जाएगा, स्वस्थ होकर घर जाएगा। इससे तो कई उदाहरण मैंने देखे हैं, पिछले शो में भी डिस्कस किया है और ये अनुभव डॉक्टर रवि जोशी जी के साथ रहा ही है मेरा। 80% से ज्यादा लंग इन्फेक्टेड व्यक्ति को ठीक कर कर घर भेज दिया और वो आज फिर काम पे लगा हुआ है। तो ऐसी तमाम सारे उदाहरण है, कई उदाहरण हैं और हर चीज डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। कई बार पेशेंट्स की विल पावर और ऊपर वाले के हाथ में भी कई चीजें छोड़ी जाती है। बहरहाल डॉक्टर साहब, पहला स्ट्रेन जब आया तब आपने लंबा काम किया। एक बार हम शो में बैठे थे, आपने 14 जनवरी की तारीख दी थी और मुझे उस बात पर भी भरोसा हुआ और 14 जनवरी के बाद हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए थे। आपने भी इस बात को माना और मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप ज्योतिष का अध्ययन भी करते हैं, तो आपने कहा नहीं, सिर्फ डॉक्टरी पेशा और अनुभव के आधार पर मैं बात कहता हूँ। बहरहाल इस समय जो स्ट्रेन आया है और इस समय जो स्थितियां चल रही है, अभी डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, क्या लगता है आपको? 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के इंतजार में हूँ सर। बहुत बहुत बड़ी बात कही है आपने। हम उस समय तक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे? सुनिश्चित रूप से सर, वैज्ञानिक रूप से, तैयारी के रूप से हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं सर। जरूरत बस अब इस चीज की है कि गंभीर मरीज, साधारण मरीज जल्द से जल्द प्रॉपर जगह पे पहुंच जाए, सुनिश्चित रूप से वो बचेगा। वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर अब किया जा रहा है, ये चीजें हमें निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस का मिठास बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। क्या बात है, बहुत आशावादी हैं और डॉक्टर दोषी की विशेषता यही है कि पॉजिटिव बात करते हैं और यही रवैया इनका मरीज के साथ भी रहता है, इसीलिए इनके मरीज जल्दी ठीक होकर घर भी जाते हैं। वैक्सीनेशन की बात आपने कही डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूँ, वैक्सीन को लेकर भी लोग कई सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाना नहीं चाहते हैं। कई बार वैक्सीन के डोज वेस्ट हो रहे हैं, लोगों में भ्रांतियां वैक्सीन को लेकर भी है, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? मैं महाभारत की एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊंगा सर कि कर्ण जी से उनके कुंडल और कवच मांगे गए थे, तब जाके वो युद्ध में धराशायी हुए थे। वैक्सीन के रूप में वो कवच आपको स्वयं प्रदान किया जा रहा है, तो उस कवच को आप क्यों नहीं ले रहे हैं? जिस कवच के बिना आप कोरोना से धराशायी हो सकते हैं, जब उस कवच को स्वयं सरकार आपके नियरेस्ट केंद्र तक प्रोवाइड कर रही है, तो उस कवच को धारण करके कोरोना के युद्ध से हम जीत सकते हैं। क्या बात है। देखिए,
इस कोरोना के कवच के लिए वैक्सीन ही कवच का काम करने वाली है, आप मान लीजिए। एक भ्रांति और, कोवैक्सीन लगाएं, कोविशील्ड लगाएं और या स्पुतनिक का इंतजार करें, या जो सक्षम लोग हैं वे कहते हैं कि हम फाइजर यूएस से मंगवा के लगवाएंगे 2 महीने बाद। इस पर क्या कहना है? जो आपके नजदीकी केंद्र पे आज उपलब्ध है आप वो लगाइए, और जिसका दूसरा डोज सुनिश्चित रूप से अपने घर के बगल में मिल जाए आप वो लगाइए। चाहे कोई भी वैक्सीन हो, उसकी इफेक्टिविटी करीब करीब तमाम स्ट्रेन पे, जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो हम बतौर भारतीय तो आगे रह के इसको लगाना चाहिए। मोर देन 70% एफिकेसी कोवैक्सीन की, मोर देन 80% एफिकेसी, मोर देन 70% कोविशील्ड की, मोर देन 80% कोवैक्सीन की, एवं म्यूटेंट स्ट्रेन के ऊपर इनका फायदा अब एक प्रमाणिक बात है, और ये प्रमाण स्वयं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने दिया। स्पुतनिक वर्ल्ड की बेस्ट वैक्सीन है, पर आज जब जरूरत अभी की रक्षा की है, आप अभी लगाइए। अगर आप स्पुतनिक लगाना चाहते हैं तो आप तुरंत जाके रशिया से लगवा के आ जाइए। आप अगर मॉडर्ना का फाइजर का मॉडर्ना लगवाना चाहते हैं, आप दुबई हो आइए और लगवाइए। बात यह है कि वक्त कीमती है, और ये ऐसा समय है जहां कोरोना की अगर संक्रमण की चाल को तोड़ना है, आपके परिवार को आपको बचाना है, आपको जो पसंद है आप लगाइए, पर उसे आप अभी लगाइए। देखिए, आप जो तरह-तरह के विचार कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं या लगवाना चाहते हैं तो उस पर आपकी चॉइस है। इन सब चीज़ों को छोड़िए, जो घर के सबसे नज़दीक केंद्र है वहाँ जाइए, जहाँ पर दूसरी डोज़ भी आसानी से लग सके, बिना भीड़-भाड़ के, वहाँ जाकर वैक्सीन लगवाइए। डॉक्टर साहब, कोरोना की हमने बात कर ली, ब्लैक फंगस की बात कर ली। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करने की कोशिश करूँ तो मुझे आपसे बात करते-करते 1 साल से ऊपर हो गया है। लगातार आपकी व्यस्तता बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में परिवार को कितना समय दे पा रहे हैं? बहुत ही कम समय दे पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मम्मी पापा और वाइफ, तो वाकई में आधार स्तंभ है, जिनके आधार पे मैं सभी कुछ कर पाया हूँ। वे मतलब आजकल काफी परेशान भी रहते हैं। वो आजकल बार बार इस बात से मेरे को बोलते हैं कि यार अब मतलब क्या चल रहा है यार, कब कब खत्म होगा, क्या होगा। बट वहीं पे ये बात रात तक की होती है। सुबह सुबह वही मेरी मम्मी सुबह 6 साढ़े 6 पे टिफिन बना के रेडी रख देती है। मेरी वाइफ, कई बार मैं भूल जाता हूँ तो टिफिन हॉस्पिटल तक पहुंचवा देती है। मेरे बच्चे आज भी मतलब फोन पे यही बोलते हैं कि आप सारे पेशेंट देख के ही आना, हम तो रोते रहते, हमारा लोड मत लेना। तो कहीं ना कहीं सर, परिवार एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी पर्सन के सक्सेस के लिए। और आज जितने भी मरीजों को देख पाया हूँ, कहीं ना कहीं पे उसमें शुभाशीष मेरे मम्मी और पापा का ही। सही बात है, परिवार का सपोर्ट, माता-पिता का आशीर्वाद, घर पर पत्नी और बच्चों के साथ मिलने से ही ये सब कुछ हो पाया है। तभी इतने सारे पेशेंट डॉक्टर डोशी देख पाते हैं, उनकी मदद कर पाते हैं। और रहा सवाल बच्चों का, पापा-मम्मी का या पत्नी का, तो कई सारे वीडियोज़ मैंने डॉक्टर डोशी के देखे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स डे हो, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, चाहे कोरोना को लेकर हो, उन सब में अपने परिवार को जोड़ लेते हैं। और उनको जोड़ने के बाद कई ऐसे एपिसोड निकल कर आते हैं, कई सारी चीज़ें निकल कर आती है जो, और वो सब जितने एपिसोड बनाते हैं वो सब आपकी चेतना को जागृत करने के लिए, आप लोगों को सही दिशा देने के लिए बनाते हैं। डॉक्टर साहब, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। और मैं एक छोटी सी बात आपसे और शेयर करना चाहूंगा जी। कि ये गर्मी तो हमारे फैमिली के लिए स्पेशल है, क्योंकि जो पिछले वर्ष के ठीक हुए मरीज हैं, आजकल रोज कोई ना कोई आम भिजवा रहा है। तो अभी आमों की बहार है घर पे, जिससे सभी खुश हैं। आम रस की बहार है और सभी का मूड अच्छा बना हुआ है। क्या बात है! ये बहार बनी रहे और आपकी ये बहार बनी रहे, परिवार का साथ बना रहे, जिससे आप लोगों के जीवन में भी बहार लाते रहें, ऐसी उम्मीद हमको बनी है और ऐसा ही हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।